तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ परीक्षा 2024 में एसआई कांस्टेबल अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ परीक्षा 2024 की एसआई कांस्टेबल के लिए जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जहां से कि आपसे कि आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का रीजन क्या है आप लोग ये जान लीजिए कि वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने से कंपेयर में आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स बोले हैं कि आप लोग अगर जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन को कीजिए, जिसमें कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सभी लाया, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर लगा पाए, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। तो वेन किंग्सले ने निभाई है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास में आपसे लिए 200 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहे कि जापान का जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो आपसी के सतलज नदी पर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। तो धनराज पिल्ले की बात करें कि किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। हॉकी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो ये हो जाएगा आप सभी का हड़प्पा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो ये हो जाएगा आप सभी के मराठों द्वारा लिया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में डाउट तो ये होगा कि सर क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट, आपसे के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उस समय पूछे जाने पर आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा जब तक आप लोग ऐसे क्लास को एंड तक नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत की गई थी तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख की बात करें तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में बात करें कि कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उदय शंकर किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है कि उदय शंकर किससे संबंधित है, तो नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 16 नंबर की संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात करते कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो जिला परिषद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लक्षद्वीप की राजधानी करवती हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपसे 19 नंबर की श्रीलंका की मुद्रा रुपया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये भी पुस्तक से आपसे के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपसे का जवाहरलाल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं हो जाएंगे, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। गीतांजलि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते तो श्रेष्ठ गुरु के हो जाएंगे। ये श्रेष्ठ गुरुओं को दिया जाता है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न खजुराहो स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो देहरादून में हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो आपसी के देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला प्रश्न भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है तो 28 डिग्री 30 मिनट ये होता है पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नथुला दारा के पार है? तो चीन हो जाएगा। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्षोमंडल कहलाती है। अगला कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रख्यात सिनेकलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो बाप बेटे का। अगला प्रश्न भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम हो जाएगा। भारत के किस राज्य सर्दी चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजधानी है? राजभाषा है तो आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है? तो मिस्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया? गया में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के नहीं निकलती है? तो यमुना। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ठीक है, चलिए लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, और इस क्लास के अंदर जीएस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आंख का कौन सा भाग भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस हो जाएगा, जिसे कि परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई चढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब लोग ऊंचाई को चढ़ते हैं तो उनके वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या करने लगता है? वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों, वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि आंख में जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करके रखता है? उसको अच्छे तरीके से नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली यानी कि नेत्र का तारा करता है। ठीक है ना? ठीक है, नेत्र का तारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और आप सभी इस क्लास को एकदम एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है ना? 4 नंबर प्रश्न है कि कौन ये यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी यंत्र है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो हो जाएगा आपसे कि माइक्रोफोन हो जाएगा। आविष्कार एमिली बर्निल ने किया था, बर्लिनर ने जिसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये कौन यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ये भी प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा, अगर आप सभी को याद हो क्वेश्चन तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न काफी ज्यादा सरल है, क्या ऐसा प्रश्न पूछेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल आप सीखे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण देना है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? यानी कि सारे मिलकर के किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जब हम लोग तेल की बूंद को पानी पर डालते हैं ना, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा, या अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, कि जब भी हम लोग पानी पर ना क्या करते हैं कि तेल की बूंद को डालते हैं तो पानी क्या होती है ना, फैलने लगती है। तो इसमें कारण क्या होता है? इसमें जो कारण होता है, जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना, अधिक होता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है कि तेल जो होता है उसकी बूंदें जो होती है पानी पर पड़ती है, क्या होती है, होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। एंड अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास क्लास सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? यानी कि जो भी द्रव होता है, द्रव की बात करें, पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो उसका जो बूंद होता है ना, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है, चिपटा उपटा नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चिपटा नहीं, वो सिर्फ गोलाकार ही होता है। आखिर क्यों होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण से क्या होते हैं, ये सारे गोलाकार के रूप आकार ले लेते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। यानी कि जब हम लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जल जो होता है ना कम तापमान पर भी उबलने लगता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से वहां पर जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है? तो टीन और सीसा का मिलकर के बना होता है। तो अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण ये क्या करते हैं कि वहां पर तैरते हुए नजर आते हैं बादल जो होते हैं वायुमंडल में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। मात्र दो ऊतक कौन है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून और कर्निया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि तोलन लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी होता है। विटामिन B1 कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है। तो अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था। यानी कि सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले की बात किया जाए तो रोमर हो जाएगा, रोमर। अगला प्रश्न साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 25 नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। तो 3 होते प्रोटियम, ट्यूरेनियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इंदिरा गांधी ने दी थी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो भारत में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया ली गिलार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो नियंत्रित विखंडन होता है। अगला प्रश्न केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ पर है। तो आपसी के लेह में हो जाएगा। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो शुंग काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो जिंक ब्लेड से होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि बॉल पेन का आविष्कार जॉन बोर्ड्स ने किया था, बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो फिजी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप सभी के रेलवे आरपीएफ से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया है, जिसमें आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर भी अपलोड किया गया है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के इस चैनल के ऊपर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।